हेलो फ्रेंड्स, ररिया क्लासेस में मैं तहे दिल से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी सीरीज़ में हमारा आज का अध्याय है अध्याय 5, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। अब इस चैप्टर को पढ़ते समय सबसे महत्वपूर्ण वर्ड आया है हमारे पास अश्वमेध यज्ञ। अब अश्वमेध यज्ञ के बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या है। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि राजा के द्वारा लोगों के देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए घोड़ा छोड़ा जाता था और वो घोड़ा स्वतंत्र विचरण करते हुए किसी दूसरे राजा के राज्य में चला जाता था। अगर दूसरे राजा के उस घोड़े को स्वतंत्र विचरण करने देता था, इसका मतलब कि वह उस राजा की अधीनता को स्वीकार करता है। अगर वह घोड़े को रोकता है तो उसे उस राजा से युद्ध करना होता है। फिर इसके नेक्स्ट पीडीएफ में एक टॉपिक है वन सिस्टम। अब हम वन सिस्टम के बारे में जानते हैं। तो वन सिस्टम में जानने से पहले सबसे पहले हम उत्तर वैदिक ग्रंथों के बारे में जानते हैं। ऋग वैदिक कालीन में मतलब ऋग वेद की रचना हुई थी और उसके बाद 3 वेदों की रचना हुई, जिसमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद शामिल हैं। इन्हीं तीनों वेदों को मिलाकर ही उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। फिर पुरोहित ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिसे वर्ण कहते हैं। पुरोहित के अनुसार सभी वर्णों के लिए अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मण था। उसका काम था वेदों का अध्ययन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरे स्थान शासकों का था, जिसे क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विष या वैश्य थे। इसमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। औरतों को भी शूद्रों के समान माना जाता था। महिलाओं एवं शूद्रों को वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं था। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पे ब्राह्मण, माता पिता का संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत लोगों में कुछ शिल्पकार, शिकारी और भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें से वे लोग आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों को संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मण द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न कराने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत थी। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे एक टर्म आता है जनपद। अब ये जनपद के बारे में जानते हैं। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन को राजा ना होकर जनपदों का राजा माने जाने लगा। जनपद का शब्दार्थिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह। जनपद का शब्दार्थिक अर्थ क्या होता है? जन बसने की जगह। अब आगे चलते हैं। जैसे ये हम पढ़ रहे हैं जनपद काल, तो जनपद काल में चित्रित धूसर मृतभांड का निर्माण होने लगा था। ये किस प्रकार का मृतभांड है? ये चित्रित धूसर मृतभांड है। चित्रित धूसर मृतभांड। इसके पहले कैसा मृतभांड आता था? इसके पहले मृतभांड आता था ब्लैक रेड पोएट्री, काले लाल मृतभांड। अब जनपद के आगे चलते हैं। जनपद के आगे आते हैं महाजनपद का। करीब 250 साल पहले
कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए जिन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। महा जो जनपद है वो जनपद से ही निकला है, जिनकी महत्ता बढ़ गई वही महाजनपद कहे जाने लगे। फिर इसकी आगे देखते हैं, एक डायग्राम दिया गया है जिसमें महत्वपूर्ण जनपद, महाजनपद और नगर के बारे में दर्शाया गया है। वैसे तो हमें 16 जो महाजनपद हैं जो मेन हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ना है, फिर भी हम इस फिगर में उन सारे 16 जो महाजनपद हैं उनको एक बार देखते हैं कि उनकी लोकेशन क्या है, और फिर बार बार इसे देखेंगे तो इसे रिवीजन हो जाएगा। तो इसमें पहला है बज्जी, मगध, अंग, ये तो तीनों बिहार में हैं। फिर कौशाम्बी चौथा हो गया, कौशल, हस्तिनापुर, कुरु, अवंती। फिर आगे चलते हैं, अस्मक और पोटन दो और हैं। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे एक बार हम 16 महाजनपदों के बारे में बता देते हैं और साथ ही साथ उसके क्या क्या राजधानी है उसके बारे में बता देते हैं, जिससे 16 महाजनपदों के बारे में सबको जानकारी हो जाए। तो 16 प्रमुख महाजनपद इस प्रकार हैं, जैसे पहला है आपका गंधार, जिसकी राजधानी है आपकी तक्षशिला। जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। दूसरा है आपका कुरु, जिसकी राजधानी है आपका हस्तिनापुर, जो आधुनिक मेरठ में है। तीसरा है आपका वाराणसी, 3 नंबर पे है वाराणसी, जो काशी की राजधानी है। 3 नंबर पे है काशी, जिसकी राजधानी क्या है, वाराणसी। नेक्स्ट चौथे नंबर पे आता है कौशल, जिसकी राजधानी है श्रावस्ती। 5वें नंबर पे आता है आपका मगध, जिसकी राजधानी है गिरिब्रज या राजगृह। फिर नेक्स्ट वत्स, जिसकी राजधानी है कौशाम्बी। फिर नेक्स्ट अवंती, जिसकी राजधानी है उज्जैनी। फिर नेक्स्ट है कुशीनारा मल, जिसकी राजधानी है कुशीनारा। फिर नेक्स्ट है चेदी, जिसकी राजधानी है सुक्तिमती। फिर अस्मक, जिसका राजधानी है पोतन। इसके साथ साथ ही अस्मक के बारे में एक और फैक्ट याद रखते हैं कि यह एक ऐसा महाजनपद है जो दक्षिण भारत में है। ये दक्षिण भारत का एक अकेला महाजनपद है। तो बहुत बार क्वेश्चन में ये पूछा भी गया है कि दक्षिण भारत का वह कौन सा महाजनपद है, तो अस्मक की राजधानी क्या है, पोतन। फिर लास्ट वन बच जाता है अंग, जिसकी राजधानी कहाँ है, चंपा। फिर इसके बाद से बच जाता है बज्जी संघ, जिसकी राजधानी कहाँ है, वैशाली। अब इतने सारे महाजनपद हैं। अब महाजनपद की विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसमें क्या परिवर्तन आया था। तो महाजनपद में जो राजा होते थे अब वो सेना रखने लग गए थे। राजा क्या रखने लग गए थे, सेना। और जब ये सेना रखने लग गए थे
तो सेना को पेमेंट देने के लिए इन्होंने कर लेना स्टार्ट कर दिया था। और ये कितना कर लेते थे? 1/6। और इनके द्वारा लिए गए कर को क्या कहा जाता है? भाग। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है। जो फसलों को 1/6 रूप से निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। फिर नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है, इस काल में कृषि में 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन है। एक तो लोहे के हल का प्रयोग किया जाने लगा, और दूसरा धान की रोपण विधि का, महाजनपद काल में रोपण विधि की शुरुआत हो गई। ये 2 कृषि में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए महाजनपद काल में। नेक्स्ट, इससे क्या हुआ कि लोहे के प्रयोग से अनाज जो है सरप्लस होने लगा और धीरे धीरे साम्राज्य बनने लग गए। इसी दौरान महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली बन के उभरा मगध। सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। और मगध के सबसे शक्तिशाली उभार के उत्कर्ष के क्या कारण थे, ये भी देख लेते हैं। मगध के उत्कर्ष के कारण, एक तो जियोग्राफिकल लोकेशन जो था वो सबसे महत्वपूर्ण था। गंगा और सोन जैसी नदियाँ, सोन नदी एक हो गया। दूसरा हो गया घना जंगल। तीसरा हो गया लोहे की खदान। चौथा हो गया शक्तिशाली राजा। ये चारों से इन चारों से मगध में शक्तिशाली, मगध के उत्कर्ष के जो थे ये 4 कारण थे। कर के बारे में तो हमने चर्चा कर लिया कि फसलों पर लगाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण, फसलों पर लगाया गया कर सबसे महत्वपूर्ण है। और ये कितना होता था? उपज का 1/6 होता था, जिसे भाग्य कहा जाता था। कृषि में परिवर्तन क्या हुआ, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। कृषि में 2 तरह के परिवर्तन हुए। लोहे के हल का प्रयोग किया जाने लगा और धान के रोपण विधि का आविष्कार हुआ। फिर नेक्स्ट आते हैं, मगध के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, जिसके 4 कारण थे, जिसमें गंगा और सोन जैसी नदियाँ होकर बहती थी, जिसे यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण था। उसके बाद से घना जंगल मगध का, इस जंगलों से लोग हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित करके सेना के काम में लाते थे। नंबर 3, उसके बाद से एक मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे लोह-अयस्क की खदानें, जिसे मजबूत औजार और हथियार बनाने में बहुत महत्वपूर्ण थे। फिर इसके साथ साथ ही 2 शक्तिशाली शासक ये मगध के उत्कर्ष में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। अब आ जाते हैं, नेक्स्ट है बज्जी सन। बज्जी जो था एक शक्तिशाली, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसका नज़दीक ही बज्जी राज था, जिसकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली, बिहार। इसमें एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी। वो अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहा जाता है। अब ये गण क्या होता है? कई सदस्यों के समूह को गण बोला जाता है। संघ क्या होता है? संघ अर्थात संगठन बोला जाता है। संघ अर्थात संगठन बोला जाता है। इसमें क्या है कि कोई भी निर्णय, गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। और ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न कराते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, वाद विवाद के जरिए तय करते थे क्या करना है। मतलब ये एकता से डिसीजन लेते थे। इसीलिए बज्जी को पहले गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहा जाता है और इसकी राजधानी वैशाली थी। अब इसके आगे अजातशत्रु के बारे में कहानी दिया गया है। अजातशत्रु जो मगध का एक बहुत ही शक्तिशाली शासक था। तो अजातशत्रु क्या था? वो बज्जी को जीतना चाहता था। तो उसने बुद्ध के पास अपने सेनापति बस्कार को भेजा कि जाओ और बुद्ध से सलाह लेकर आओ। बुद्ध ने बस्कार को ये पूछा
कि क्या अभी भी बज्जी संघ के लोग एकता के साथ डिसीजन लेते हैं या अलग अलग डिसीजन लेते हैं। तो वस्कार्ड ने कहा कि सभी लोग मिलकर एक साथ डिसीजन लेते हैं। तो बुद्ध ने कहा जब वो एकता के साथ डिसीजन लेते हैं तो उन्हें हरा पाना बहुत ही मुश्किल है। अब आगे इसमें प्रारंभिक मगध शासक जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे 3 तो महत्वपूर्ण वंश हुए प्रारंभिक मगध शासक में, 3 प्रमुख वंश हुए, एक हर्यक वंश और एक शिशुनाग वंश और एक नंद वंश। एक कौन सा वंश हुआ? एक हर्यक वंश हुआ, एक हो गया शिशुनाग वंश, एक हो गया आपका नंद वंश। ये 3 वंश हुए मेनली। अब आगे चलते हैं, अब हर्यक वंश के बारे में देख लेते हैं। हर्यक वंश में बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। शिशुनाग वंश में शिशुनाग, कालाशोक और नंद वंश में महापद्मनंद और धनानंद। हर्यक वंश का अगर प्रथम शासक पूछे तो बिंबिसार, सेम शिशुनाग वंश के संस्थापक पूछे शिशुनाग, फिर नंद वंश के संस्थापक पूछे महापद्मनंद। इन सब के बीच में एक छोटा सा नाम एनसीईआरटी में आता है राजा सिकंदर का। सिकंदर का चर्चा आता है। राजा सिकंदर ने जब भारत पर नंद वंश के धनानंद का शासन चल रहा था तब इसने आक्रमण किया। यह आक्रमण किया 326 ईस्वी पूर्व में। ये कहाँ का शासक था? ये मैसेडोनिया का शासक था। और इसकी सेना कौन सी नदी तक आ गई थी? इसकी सेना ब्यास नदी तक पहुंच चुकी थी। इसके साथ ही एनसीईआरटी सीरीज का 5वां अध्याय भी समाप्त हुआ। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों।